हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इमर्जिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 4 के मेरे नोट्स। यूनिट 4 हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर ली थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप लोग चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। और अगर आप लोगों को इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, इमर्जिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इमर्जिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस: इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेथड्स, सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। यूनिट 4 के अंदर से ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी के ही आते हैं, प्रैक्टिकल इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर बहुत कम चांसेस होते पूछे जाते हैं, ज़्यादातर थ्योरी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर थ्योरी ही है। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इमर्जिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे पैसे की कितनी वैल्यू है, उसके अंदर गिरावट हो रही है, बढ़ा या वो बढ़ रहा है, उस चीज़ को बताना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का काम होता है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इज अ स्पेशल टेक्निक यूज टू फैक्टर्स इन द इम्पैक्ट that shoring or plummeting cost of goods in the same regions world have on the reported figures of international company। जो शोरिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते। एंड प्लमेटिंग का मतलब क्या होता है? गिरावट। उसकी जो हमारी मुद्रा है उसके अंदर गिरावट हो रही है, बढ़ रहा है, उसकी गुड्स की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, घट रही है, उस चीज़ को बताना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू प्राइस इंडेक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमारी प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करते हैं, रदर देन रिफ्लेक्टिंग स्लोली ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिस एट टू पेंट्स अ क्लियर picture of a firm financial position in inflationary environment. This method is also something refers to as प्राइस लेवल अकाउंटिंग। इसको हम प्राइस लेवल अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्राइस का लेवल बताता है कि अभी हमारे जो करेंसी है उसका लेवल कितना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है या फिर वो बढ़ रहा है, उस चीज़ को बताना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का काम होता है। जैसे आप लोग को सभी को पता है कि रुपए की वैल्यू कम है डॉलर से, तो ये बात हमें किस तरीके से पता चल जाती है? वो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग बताती है कि अभी हमारा पैसा की वैल्यू कितनी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, कौन सी कंट्री के अंदर हमारे पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी कंट्री के अंदर हमारे पैसे की वैल्यू कम है। उस चीज़ को बताना कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसका काम होता है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का प्राइस लेवल को बताना कि हमारा प्राइस लेवल कितना है इस टाइम के ऊपर। हाउ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग वर्क्स। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग किस तरीके से काम करती है? व्हेन ए कंपनी ऑपरेशंस इन अ कंट्री वेयर देयर इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नो लॉन्गर रिलेवेंट। जब एक कंपनी ऑपरेशंस करती है कंट्री के अंदर, वो पता लगाती है कि भाई कितना हमारा प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है या इन्फ्लेशन हुआ है या बढ़ा है या घटा है, गिरावट हुई है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेती है। तो वो हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर उसको देता है वो इन्फॉर्मेशन। देन वो क्या करते हैं? टू कंट्रीज दिस इशू। जब हम इस इशू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इन सर्टेन केसेस, इन केसेस के अंदर कंपनी क्या करती है? इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है। यूज इन्फ्लेशन एडजस्ट फिगर्स, फिगर्स को एडजस्ट करती है। रीस्टार्टिंग नंबर्स टू रिफ्लेक्ट, जो रीस्टार्ट करती है कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के अकॉर्डिंगली, जो उनकी कंट्री की इकोनॉमिक वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली उनको एडजस्ट करने की कोशिश करती है। International Accounting Standards IAS 29 अडॉप्ट बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS ने इनको अडॉप्ट किया है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। इज द गाइड फॉर एंटिटीज हुज फाइनेंशियल करेंसीज एंड इन द करेंसीज ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन इकोनॉमी। जिनकी जो करेंसी है वो हाइपर इन्फ्लेशन से इकोनॉमिक से गुजर रही है, उसको गाइड करने के लिए IFRS ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है। IFRS deficiencies hyperinflations as a price interest and wages links to the price index rising 100% or more cumulatives over 3 years। उसको बताने के लिए कि भाई कितनी प्राइस इंटरेस्ट एंड वेजेस लिंक्ड हैं प्राइस इंडेक्स से, राइज हो रहे हैं 100% मोर कम्युलेटिव पिछले 3 सालों से। Companies that fall under this category may require to update their statement periodically in order to make them relevant to current economy and financial conditions, supplementing cost-based financial statement with regular price level adjusted statement। Companies
जो हैं वो बताती हैं कि भाई कौन सी रिक्वायर्ड हमारी अपडेट्स हैं, हमें कौन सी चीज़ें अपडेट करनी है स्टेटमेंट प्रोडक्टली इन ऑर्डर्स टू मेक रिलेवेंट करंट इकोनॉमी, कि हमें पता चल जाए कि अभी हमारी करंट की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है। उसको बताने के लिए कंपनीज हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाया है, या फिर इग्नू ने बनाया है, IFRS ने बनाया है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के मेथड्स हैं, फिर हमारे करंट परचेजिंग पावर CPP। Under CPP methods, monetary items and non-monetary items are separated. जो monetary items होते हैं, non monetary items होते हैं, इस मेथड के अंदर सेपरेटेड हैं। द अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स और monetary items is subjects to recording of a note gain or losses। जो हमारी अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है वो monetary items is subjects to द रिकॉर्डिंग ऑफ अ नोन नोट गेन और लॉसेस, वो रिकॉर्ड नहीं करती गेन और लॉसेस को, जो हमारे एडजस्टमेंट होती हैं मॉनेटरी आइटम्स की। नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर क्या होगा, दोज दैट डू नॉट कैरी अ फिक्स्ड वैल्यू, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू को कैरी नहीं करते हैं, आर अपडेटेड इनटू फिगर्स विद एन इन्फ्लेशन कन्वर्जन फैक्टर्स, इन्फ्लेशन टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI at the end of the period divided बाय CPI एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इसके अंदर क्या होता है, वो जो कैरी नहीं करती है फिक्स्ड वैल्यू को नॉन मॉनेटरी आइटम्स के अंदर, जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। देन नेक्स्ट है हमारा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग CCA। द CCA अप्रोच वैल्यू एसेट्स एट देयर फेयर मार्केट वैल्यू, जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, FMV, रदर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर नहीं होती, जो पहले की कॉस्ट होती है, जो करंट में भी हमारी फेयरली जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके ऊपर होती है ये। एंड द प्राइस indirect derived during the purchase of the fixed assets under the CAA methods, both monetary and non-monetary items are restated to current value। इसके अंदर दोनों ही आइटम्स आते हैं, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स रिस्टेटेड किए जाएंगे करंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फर्स्ट हमारा टू रिवील द ट्रूथ एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमारी जो ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, उसकी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हमारी कंडीशन हमें बताता है। एंड टू मेंटेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंश्योर करता है कि जो भी हमारे फंड्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट हमारी किन एसेट्स से होगी, वेरियस एसेट्स के साथ। एंड टू इंडिकेट द रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की रियल वर्थ को हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि हमारी रियल वर्थ कितनी है। एंड टू स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमें सही डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल सही डिसीजन ले पाएंगे। एडवांटेजेस क्या होंगी, फेयर व्यू हमें दिखाएगा कंपनी की कैसी कंडीशन चल रही है, हमारी कंट्री की कैसी कंडीशन चल रही है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को हमें बताएगा कि उसकी करेंसी की कितनी वैल्यू है। एंड एक्यूरेट डेप्रिशिएशन हमें बताएगा। एंड नो ऑब्जर्व ओवर स्टेटमेंट्स, हमें कोई भी ओवर स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड नहीं करवाएगा, बिल्कुल जो ट्रू एंड फेयर कंडीशन होगी हमें वही प्रोवाइड करवाएगा, ऑपरेशनल की भी एंड हमारी कंपनी की बिजनेस की भी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस की भी। कीप ए चेक ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पेमेंट्स, हमें पता चल जाएगी कि हमें कितना डिविडेंड हमने पे किया है। एंड बिल्कुल ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट हमें प्रोवाइड करवाएगा। रिजनेबल कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, हम बिल्कुल रिजनेबली मतलब हमारा कितना प्रॉफिट आया है उसको कंपेयर कर पाएंगे एक साल के दूसरे साल के साथ, उसको कंपैरिजन इसका बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि हमें पता होगा कि हमारी कंपनी की कैसी कंडीशन है और करेंसी की वैल्यू अभी कितनी चल रही है। डिसएडवांटेजेस इसकी क्या होंगी, नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये खत्म ही नहीं होती है, प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि हर साल हम उन चीज़ों को करते रहेंगे, ये प्रोसेस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये प्रोसेस समझ में नहीं आती कि कभी पैसा बढ़ा है, इन्फ्लेशन हुआ है, डिफ्लेशन हुआ है, तो उस चीज़ को मतलब पता लगाना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है ये, बिल्कुल थ्योरी के अंदर में है, एक एक चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा कि इस टाइम पे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही थी, जो हमारी कंपनी की करेंसी की जो वैल्यू है, वो कंट्री की करेंसी की जो वैल्यू है वो कैसी चल रही थी, वो सब चीज़ें बिल्कुल थ्योरेटिकल हमारा कॉन्सेप्ट है। एंड एक्सपेंसिव टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा। एंड सिचुएशंस इन डेलीगेशन, मतलब डेलीगेशन के अंदर एक सिचुएशन आ जाती है कि मतलब अगर डेलीगेशन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है, और भी ज़्यादा जब हम चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर बस इतना ही हम करेंगे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, हमने आज की वीडियो के अंदर
कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।